पहले अपन ने असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आकलन के बारे में अध्ययन किया था। किसी भी विद्यार्थी के उपलब्धि का निर्धारण हम आकलन, मापन और मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं। इन तीनों के आधार पर हम बता सकते हैं कि बच्चे का अचीवमेंट लेवल कैसा है, जो भी उसने पढ़ा है क्या उसे समझ में आया है अथवा नहीं। क्योंकि प्रत्येक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो यह उद्देश्य लेकर के चलता है कि जो भी कक्षा में मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। और इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों का आकलन भी करता है, उसका मापन भी करता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। आकलन का अर्थ मैं बता चुकी हूँ। अब अपन आगे पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन। मापन जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि जब किसी बालक का केवल हमें ज्ञानात्मक व्यवहार की जांच की जाती है, यानी केवल संख्या का बोध करते हैं, तो हम उसे मापन कहते हैं। और जब ज्ञानात्मक के साथ साथ क्रियात्मक और भावात्मक व्यवहार की जांच की जाती है और जिसमें संख्या के साथ साथ हम गुणों का भी अध्ययन करते हैं, तब हम उसको मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगा सकते हैं। मापन मूल्यांकन का एक भाग है जो प्रतिशत अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, इतने प्रतिशत आए, उसके 80% आए, उसके 90% आए, वो हम उसका मापन कर रहे हैं, उसके ज्ञान का मापन किया जाता है। मापन शब्द का शाब्दिक अर्थ मापना या मात्रा ज्ञात करना है। इस तरह मापन नापतोल करने या आंकड़ों का अंकों के रूप में वर्णन करने की एक प्रक्रिया है। अंकों के रूप में जैसे सबके 10 में से 8 8 8 8 आए तो हम क्या कहेंगे, इसके 80% आए, है ना। तो हमने क्या किया, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हम जब अंकों में उसका पूरा वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम उसको मापन कहते हैं। इस तरह शिक्षा में मापन शब्द का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया माना जाता है। साथ ही शैक्षिक उपलब्धि का आंकिक वर्णन भी किया जाता है। इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपकी विभिन्न प्रकार के जो नोट्स मैं बता रही हूँ उसमें देखने को मिल रहा है। हम एक परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें चल राशि को परिणाम में बदल दिया जाता है, मतलब संख्या में बदल जाता है। ये आर ए शर्मा ने कहा है। कैंपबेल ने भी कहा है कि वस्तुओं या घटनाओं को कुछ नियमों के अनुसार अंक देना ही मापन कहलाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि मापन वस्तुओं या घटनाओं का एक आंकिक वर्णन है। उन्हें हम मात्रात्मक रूप में वर्णन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मापन। ठीक है, तो आंकिक रूप से वर्णित करने की प्रक्रिया को, मात्रा में वर्णन करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। डॉक्टर महेश भार्गव ने मापन की कई सारी विशेषताएं बताई हैं। जैसे मापन किसी भी वस्तु का आंकिक वर्णन शुद्ध रूप से करता है। दूसरा क्या है कि मापन के द्वारा परिणामों को दूसरों को आसानी से संचारित कर सकते हैं। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होता है, यानी हम मापन के आधार पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है मानकीकृत मानकों द्वारा व्यक्ति की व्यवहारिक विशेषताओं का मापन वैध रूप से कर सकते हैं। मतलब हम इसके वैलिडिटी भी माप सकते हैं कि हाँ, जो भी हमने इनके गुणों को आंकिक रूप में वर्णन किया है वो कितना प्रतिशत सही है। मापन का प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक मितव्ययी होता है। मापन सरल होता है और मापन अधिक शुद्ध निष्कर्ष रूप से प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी विद्यार्थियों की उपलब्धि का हम आंकिक वर्णन करते हैं, उनके गुणों का आंकिक वर्णन करते हैं, उनके व्यवहारों का आंकिक वर्णन करते हैं, उनके ज्ञान का आंकिक वर्णन करते हैं, तो उसे हम मापन कहते हैं। अब है मूल्यांकन। मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन को हम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मूल्य और अंकन। मूल्य का मतलब क्या है, गुण या तत्व जिसके कारण किसी वस्तु का महत्व या मान होता है। और अंकन शब्द का मतलब क्या होता है, अंकन है अंक देना या निर्धारित करना। इस तरह मूल्यांकन शब्द का अर्थ है किसी भी वस्तु या घटना का महत्व निर्धारित करना।
शिक्षा और शिक्षण में मूल्यांकन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए होता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का मान, मूल्य या महत्व निर्धारण किया जाता है। यानी कि विद्यार्थियों के जो भी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा है, तो वो हम मूल्यांकन के आधार पर वर्णन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, रोज़ बच्चों का अवलोकन करते हैं और अवलोकन के माध्यम से हम उसके व्यवहार को बराबर से देखते रहते हैं कि वो कक्षा में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से कक्षा में अपना उपलब्धि दिखा रहा है, और एक निश्चित आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या इस बच्चे की उपलब्धि स्तर उच्च है या निम्न है। डॉक्टर आर.ए. शर्मा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। मूल्यांकन की भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोठारी कमीशन ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। कैसे संबंध है कि हम मूल्यांकन कक्षा में, जैसे देखिए हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो हम एक निश्चित अवधारणा बना लेते हैं कि हमको आधे घंटे या 1 घंटे में कितना पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते भी हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी देख कर समझ सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है, बच्चों के हाव भाव से भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम इंटरनली टेस्ट के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजित करके हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक यह उद्देश्य लेकर के चलता है कि जो मैंने ये विषय वस्तु कक्षा में पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। यदि उनके बराबर से उनका कक्षा में जवाब आता है, जैसे हम कई बार क्वेश्चन आंसर भी करते हैं इंटरेक्शन के आधार पर, तो हम यह निर्णय ले सकते हैं कि अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो उनको समझ में आ रहा है। तो हम इंटरेक्शन के माध्यम से और अवलोकन के माध्यम से भी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया है। हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया है, ताकि हमने जो उद्देश्य लेकर के चले हैं क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हमें हुई है अथवा नहीं। एनसीईआरटी ने भी मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावी हैं, कक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, इन सबको निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन वास्तव में अनुदेशन के परिणामों को पूर्व उल्लेखित उद्देश्यों के आधार पर तुलना करने की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आधार निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य होते हैं और इसके संबंधित विषय वस्तु, अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन पद्धतियों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो अगर पहले दिन पढ़ाते हैं और हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो टीचर क्या करता है, अपनी शिक्षण विधियों में, अपने विषय वस्तु में, इन सब में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन किस प्रकार से लाता है कि हम इस तरीके से उनके लेवल को ध्यान में रख करके विषय वस्तु को व्यवस्थित करते हैं कि बच्चों को यह ज्ञान समझ में आ जाए या विषय वस्तु उनको समझ में आ जाए, और विभिन्न टेक्निक को अपनाते हैं ताकि विषय वस्तु को अधिक से अधिक समझाया जा सके। और जब बच्चों को समझ में आ जाता है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन से मतलब है कि पहले कितना ज्ञान था और अब उनके ज्ञान में कितना परिवर्तन आया है, इसे ही हम व्यवहार परिवर्तन मानते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे शिक्षण के उद्देश्यों को वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में निर्धारित करना, व्यवहारगत परिवर्तन उत्पन्न कर सकने वाले अधिगम अनुभवों का चयन करना और मूल्यांकन के उपकरणों का निर्माण करना। यानी जो आपने चित्र देख रहे हैं, उद्देश्य, मूल्यांकन, प्रविधियाँ और अधिगम अनुभव, यानी शिक्षक उद्देश्य लेकर के चलता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है, मूल्यांकन की प्रविधियों को अपनाता है और विभिन्न अधिगम अनुभवों को अपने काम में लेते हुए उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है। अच्छा, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? हमने पढ़ तो लिया कि ये मापन है, ये मूल्यांकन है, लेकिन इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, यह भी जानना आवश्यक है। इसकी महत्ता या उपयोगिता निम्न प्रकार से है। जैसे पहले है कि बालक के ज्ञान को जांच करने में सहायता मिलती है। अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। दूसरा है, विद्यालय की गतिविधियों में भी सुधार लाने के लिए उपयोगी है।
विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाते हैं, उसमें भी हम मूल्यांकन को काम में ले सकते हैं, यह देखने के लिए कि बच्चा उस एक्टिविटीज़ में कितना भाग ले रहा है, ताकि हम उसको प्रेरित कर सकें और उस गतिविधियों में सुधार ला सकें। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा प्रणाली तैयार करने में भी सहायता मिलती है। मूल्यांकन में शिक्षक और शिक्षार्थी की योग्यताओं और क्षमताओं को ज्ञात किया जा सकता है। 5वां है, शिक्षक और शिक्षार्थी के व्यवहार में भी सुधार लाया जा सकता है। शिक्षक के व्यवहार में कैसे है कि अगर पहले दिन बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो शिक्षक अपना भी मूल्यांकन करता है कि जो आज मैंने विषय वस्तु पढ़ाई है, शायद वो सही तरीके से मैं उस विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ। तो वह विभिन्न प्रकार की प्रविधियों को काम में लेता है, विभिन्न प्रकार की टेक्निकों को काम में लेता है और उनको काम में लेते हुए उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। और शिक्षार्थी के व्यवहार में कैसे सुधार ला सकते हैं कि यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो विभिन्न टेक्निकों का प्रयोग करते हुए उस ज्ञान को और अधिक स्थायी रूप से सरल और सुगम समझाने का प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसकी सहायता से शिक्षक छात्रों की प्रगति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उनको मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे हम मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि 1, 2, 3 टेस्ट लिया, उसमें इनके अंक कम आए हैं। अंक के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है, तो हम उसको एक स्पेशल ट्यूशन भी दे सकते हैं, हम उसको एक स्पेशल अटेंशन भी दे सकते हैं, ताकि उस विषय वस्तु को वो अधिक सरल तरीके से समझ करके अपनी उपलब्धि स्तर को बढ़ा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाए, तो हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, शिक्षण स्तर में सुधार ला सकते हैं और शिक्षा जगत में उन्नत भी कर सकते हैं।